छठे बोर्ड में महापौर ओबीसी का होगा, ये जिस दिन घोषणा हुई और आपको पार्षद का टिकट मिला तो मन में क्या किस तरह की खुशी थी? पिछले 30 साल से जो काम कर रहा था 94 में पार्टी ने मुझे पहली बार ही टिकट दे दिया। उसके पहले मैं युवा मोर्चा एबीपी में काम कर रहा था। मन में ये सपना था कि मेरी उम्र भी कम है और इतने सालों का बोर्ड का अनुभव था, तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे महापौर बनाएगी। और मेरे भी अपने एक आइडिया थे, हमारी योजनाएं थी कि शहर में अगर मुझे ये बनाया जाए, महापौर बनाए जाते तो डेफिनेट में उस उदयपुर का वो विकास करके बताता, तो लोगों को लगता कि वास्तव में उदयपुर शहर में बहुत कुछ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शहर में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, इसकी कोई इतनी सी नहीं। मगर ये डेफिनेट है कि युवा आदमी जितना काम कर सकता है, उम्र दराज व्यक्ति के लिए थोड़ी तकलीफ रहती है क्योंकि ये नगर निगम है, ये विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके लिए फिर भी चल सकता है विधानसभा, मगर ये तो गली गली में घूमने वाली पोस्ट है। तो मन में था कि मुझे महापौर बनाया जाएगा, इच्छा भी थी और उम्मीद भी थी। यहाँ तक कि मेरी तो क्या सभी कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद थी कि मैं मनोहर चौधरी को इस बार महापौर बनाया जाएगा और कुछ काम करके बताएंगे। ठीक है, पार्टी ने जो फैसला किया उसको हमने हर स्वीकार किया और 5 साल हम जीएस टांग के साथ काम कर रहे हैं। महापौर का विरोध भी बीच में काफ़ी हुआ था, कई बार अविश्वास प्रस्ताव की बातें हवा हवाई भी हुई थी और उन्होंने भी कह दिया हाँ मुझे नहीं रहना, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो उस समय आपको क्या लगा? मैं ये मानता हूँ कि महापौर जी राजनीतिक ही नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छा दिमाग रखते हैं और सहजता के साथ में सबको है, मगर वो पॉलिटिकल आदमी नहीं होने से सभी पार्षद आए, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए, निर्दलीय भी आए, कॉमरेड भी आए, सभी आए और सभी पार्षद वार्डों में जीत के आए, वार्डों के काम के लिए दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं। महापौर जी ने ऐसी स्थिति पहले कभी देखी नहीं, तो यहाँ तो काम करना पड़ता है और वार्डों में काम करना पड़ता है। कोई किसी का काम नहीं हो रहा तो वो आके दबाव बना रहा है, कुछ किए कर रहा है, तो वो पॉलिटिक्स से उठ के नहीं आए तो थोड़ा उनको हो सकता है घबराहट टाइप हुई हो कि ये क्या है, उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं। मैं तो कह सकता हूँ आज के हमारे नगर निगम के चाणक्य हैं, वो उन्होंने बड़ी बढ़िया ढंग से सभी लोगों को इतना सब नहीं राजनीति की नहीं होते हुए भी उन्होंने बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से बोर्ड को चलाया है उन्होंने। बात करें आपकी तो जैसे लगातार गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार सीट खाली है, आपने भी आवेदन किया है, तो इससे पहले क्यों आवेदन नहीं किया? गुलाब जी बहुत बड़ी शख्सियत थी और मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में अगर वो राज्यपाल नहीं बनते तो राजस्थान में उनसे बड़ी कोई शख्सियत थी नहीं। तो ऐसी शख्सियत अगर चुनाव लड़े, मैं आपको आज भी कहता हूँ गुलाब चंद जी कटारिया एक फ़ोन करते थे, कलेक्टर खड़ा हो जाता था, वो काम करने के लिए यस करता था, दौड़ के आ जाता था। उनमें उनके बाद ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कलेक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, कलेक्टर आता नहीं है। आप इतना डिफरेंस मान लो, गुलाब चंद जी कटारिया के फ़ोन से अधिकारी दौड़े दौड़े काम करते थे। और फिर उदयपुर की जनता ये जानती है कि गुलाब चंद जी कटारिया विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, गुलाब चंद जी कटारिया के एक फ़ोन पे अधिकारी काम करेगा। तो कभी किसी ने इस महान शख्सियत और इतनी के सामने आने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, और चाहे वो ओबीसी हो चाहे और अन्य नेता हो, किसी ने भी जब तक वो थे, और जब वो जगह खाली हुई तो बहुत टाइम बाद शहर में ऐसा लगा कि एक जगह खाली है, तो इतने समय से जो लीडर हमारे विधायक बनने की सपना था वो सब लोग अभी निखर के बाहर आए कि हमें भी दे, हमें भी दे। मगर सबसे अच्छी बात यार ये है, जो भी लीडर टिकट जिन्होंने मांगा वो सब एक चीज़ कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं, पार्टी जिसके लिए देगी टिकट उसके लिए काम करेंगे। ये आपने अपना आवेदन जिलाध्यक्ष जी को सौंपा या कहीं बाहर ऊपर तक गया है? मैंने जिलाध्यक्ष जी को भी दिया, मैंने प्रभारी जी को भी दिया और मैं प्रदेश स्तर के नेताओं को भी दिया। और आवेदन देना एक पार्टी की परंपरा है और निर्णय करना पार्टी के नेताओं के सशस्त्र। पर जब मनोहर चौधरी को गोविंदा में चुनाव होने तक प्रभारी रहना है तो फिर आवेदन करने का क्या औचित्य है? नहीं, हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में ये कहा गया था
कि अगर पार्टी को आपको लड़ाना होगा तो आपको वहाँ से ड्रॉप कर देगी जब तक आप वहाँ काम करो। ऐसा नहीं है कि पार्टी जो टिकट मांग रहे हैं पार्टी उन्हीं को सबको टिकट देंगे। हो सकता है कि बाहर का जो टिकट मांग रहे वो तो सब रह जाए और भी कोई आ सकता है। तो ऐसा भी परंपरा है। तो ये तो प्रभारी हैं, पारस जी को भी सागवाड़ा लगा दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पारस जी अब टिकट नहीं मांग सकते। अलका मुंडा को नाथद्वारा लगा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है चंद्र सिंह जी कोठारी को लगा दिया कुंभलगढ़। ये सभी दावेदार जो हैं लगा हुआ है। तो टिकट अलग चीज़ है, टिकट फाइनल होगी तो वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, प्रभारी दूसरा लग जाएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें परंपरा नहीं। और टिकट मांगा है, हम सब ने मांगा है और मैंने भी मांगा है। और मैं निश्चित रूप से आज मेरे को लोग कुछ भी कहे, ओबीसी में हूँ, मुझे ओबीसी होने पर गर्व है। नहीं, ओबीसी की ही बात करते हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, यहाँ की सीट खाली हुई, तो आपने अपने स्तर पर भी ओबीसी वर्गों को एक करना चालू कर दिया। कई समूह भी बनाए, कई समारोह भी हुए। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है कि ओबीसी की ताकत दिखा के चुनाव में आना है? नहीं मन्नू भाई, मेरा एक मन में हमेशा रहा था, ये तो इस बार हम ओबीसी की टिकट मांग रहे हैं। मेरे को भी हमेशा जब बैठता था, काम करता संगठन का, तो कभी जैन समाज के सम्मेलन हो रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं कि हमारे इतने जैन समाज के टिकट होने चाहिए। फिर ब्राह्मण समाज के सम्मेलन होते हैं, वो कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए और 40 विधायक होने चाहिए। कभी जाट समाज मांग रहा है, कभी गुजर समाज मांग रहा है। सभी समाज इकट्ठे होकर टिकट मांगते हैं। वो कहते हैं, मेरे मन में आए कि ओबीसी मतलब मन्नू भाई कामगार समाज, जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे नाई है दाढ़ी गोटने का, सोनी है जेवर बनाने का, तेली समाज है मिठाई वगैरह बनाने का, सुथार समाज है फर्नीचर बनाने का। ये छोटे छोटे काम करने वाले, मतलब ये उन लोगों का एक इतना बड़ा वर्ग इस उदयपुर में है जिनको जैसे कुमावत समाज है, ये मकान बनाने वगैरह, मूर्तियाँ बना, ये सब काम करते थे। तो ऐसा ही लगा है कि ये समाज को भी बीजेपी को एक बार प्रतिनिधित्व देना चाहिए। दूसरी बड़ी जातियों की बात करें तो वो ये दावा करती है कि वो सबसे ज़्यादा है। इधर मनोहर चौधरी दावा करते हैं कि ओबीसी वर्ग सबसे ज़्यादा है। आज आप बता ही दीजिए कि किस तरह से आंकड़ों में आपने इसको नापा है। नहीं, निश्चित रूप से जो मेरी स्टडी है, मैंने स्टडी जो की है उसके अनुसार अब यूं तो अब बांट लो, तो दिगंबर अलग कर दो, ओसवाल अलग कर दो, उसमें भी तेरापंथी अलग कर दो, मूर्ति पूजक अलग कर दो, तो जैन समाज ही बिखर के छोटा छोटा सा रह जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण समाज में आप कर दो तो अलग अलग ब्राह्मण समाज के वर्ग को बांट दो तो वो भी थोड़े से रह जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जब आप वो कहते हैं ओबीसी समाज को बांट रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, अरे भाई ओबीसी एक वर्ग है, ओबीसी एक बहुत बड़ा है और सरकार ने, संविधान ने इसको एक हक दिया है। ओबीसी के लिए अगर अलग से आरक्षण होता मनु भाई, तो कभी भी ओबीसी के समाज के लोग जनरल सीट, सामान्य सीट पे चुनाव लड़ने का वादा नहीं करते, दावा नहीं करते। मगर क्योंकि आज भी महिला आरक्षण हुआ है, 33% वाली बात हुई है, तो उसमें साफ कहा गया कि जो सामान्य सीटें हैं उसी में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, या उस महिलाएं लड़ेगी, उनके लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा। मतलब सामान्य सीट पे ही ओबीसी लड़ेगा। एससी का आरक्षण है, एसटी का आरक्षण है, और ओबीसी का तो कोई आरक्षण है ही नहीं, तो ओबीसी जाएगा कहाँ? तो मेरी ये इच्छा थी, आज कांग्रेस हो या बीजेपी है, जो भी है, मेरी एक ये थी इच्छा, शुरू से ये थी, एक बार जैन समाज के भाइयों को भी ओबीसी ने शुरू से जीता के वोट करके भेजा, ब्राह्मण समाज के भाइयों को भी ओबीसी ने वोट करके जीता, एक बार ये राजपूत समाज के भाइयों को भी। तो ये सब समाज जीते हैं। एक दिन ऐसा करें, अपने छोटा भाई है, ओबीसी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, इनका ही कोई एक सदस्य बना दे, बड़ा मन रख के कि। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मनोहर चौधरी को, मैं यूँ कह रहा हूँ हमारे बहुत हैं, युधिष्ठिर जी कुमावत हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, देवनाथ जी धाबई हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे ओबीसी के बड़े बड़े नाम हैं, उनको उनमें से कोई बना दे क्या? मेरा ये है कि ओबीसी वर्ग में से निश्चित रूप से पार्टी को, और फिर भी अगर मेरे हम ओबीसी के जो जातियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अपनी मांग है कि बनाए,
नी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जैन को दे, ब्राह्मण को दे, किसी को भी दे, हम उसके लिए सभी ओबीसी वर्ग काम करेंगे। जी, उदयपुर शहर के लिए मनोहर चौधरी का क्या विज़न है? मेरा उदयपुर शहर में निश्चित रूप से, मैं जब महापौर नहीं बन पाया था तब भी मैंने मेरे कागजों पे एक चीज़ लिखी थी कि यार उदयपुर शहर के लिए हमें क्या क्या चीज़, अगर हमें बना दिया गया होता महापौर, तो क्या क्या चीज़ हमें उसमें देनी चाहिए थी। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, ये अपना पर्यटन शहर है ये उदयपुर, अगर उस पर उदयपुर पास कुछ है नहीं, मुख्य है पर्यटक, और पर्यटक के लिए आज भी लोग खाने पीने के लिए रात को देर तक पहुँचते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब ये होता है दिमाग में कि इनको खाए क्या, भूखे सोना पड़ता है कई बार, और उदयपुर की छवि बिगड़ती है। मसाला बाज़ार, ऐसे 5-6 जगह मसाला बाज़ार उदयपुर शहर में बनने चाहिए जो 24 ही घंटे खुले रहे और लोगों को खाने पीने को मिले। दूसरा, मेरा एलिवेटेड जो रोड है, जो आज उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो उदयपुर की जो एलिवेटेड रोड है ये निश्चित रूप से बननी चाहिए। ये मेरा विज़न उस समय भी था कि उसको बनना चाहिए, और जिन व्यापारी को इसमें परेशानी आ रही है उनके लिए भी सुविधा देखनी चाहिए, उनको भी कोई होनी। पर कभी कभी 5-10 व्यापारियों के लिए हज़ारों लोगों को सुख मिल रहा है, तो हज़ारों लोगों के पक्ष में फैसला करना चाहिए, उसका ये करना चाहिए। दूसरा, मैं आज भी ये देख रहा हूँ कि उदयपुर में ये जो जल व्यवस्था है ना, आज इतनी झीलें हैं, फिर लोग पूछते हैं झीलें होती हुई भी हमारे को पानी नहीं मिलता है शहर में। तो ये एक जो विजन आता है ना कि यार झीलें इतनी होती हुई पीने का पानी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक जो मानसी वाकल की जो योजना है का, जब इन गहलोत जी ने भी घोषणा की है और अभी धरातल पे तो आई नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ ये योजना अगर मानसी वाकल की तृतीय और चतुर्थी योजना अगर पूरी अपन कर लें, तो निश्चित रूप से पानी के मामले में उदयपुर बहुत ही एकदम लोगों को पीने का पानी पूरा, क्योंकि आज लोग मुझे कह रहे हैं शहर के अंदर तो 2-3 घंटे पानी मिलता है, बाहर पौन घंटा पानी मिलता है, और अब उनको उसके कारण धरती का दोहन हो रहा है, हर व्यक्ति हैंडपम्प खोद रहा है, पनघट लगा रहा है, उसके कारण धरती का भी पानी का इतना हो रहा है। तो एक तो ये बड़ी, दूसरा उदयपुर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और साफ़ सुथरा रहने के लिए पर्यटक नगर है, और उदयपुर जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी लोग आते हैं तो उनको लगता है, उसके लिए बहुत ही नाइट के समय सफाई व्यवस्था चालू की जाए। नाइट के समय अगर हम सफाई व्यवस्था चालू कर देंगे तो अपने आप ही उदयपुर चमकने लग जाएगा। एक मेरा है कि जो वाटर हमारे है स्पोर्ट्स का, जो बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, और वाटर स्पोर्ट्स को आज दिन तक हम लोगों ने ग्राउंड पे नहीं लाए। अगर बच्चों के लिए अगर ये वाटर स्पोर्ट्स आएगा और पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स आएगा, तो मैं सोचता हूँ कि उदयपुर का एक 4 चांद लग जाएगा कि हम वहाँ यार वाटर स्पोर्ट्स है, लोगों को एक नया है। और एक मनु भाई, गुलाबबाग के अलावा हमारे पास उदयपुर में कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं है। अच्छा स्थान ढूंढ के, क्यों उदयपुर बहुत बढ़ चुका है, आज 15-16 किलोमीटर के एरिया में उदयपुर चल रहा है, और उस एरिया में आज कोई ऐसा गुलाबबाग जैसा हब और बने तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरा एक सोच है कि अगर हम उदयपुर में आएँ, आज हाई कोर्ट बेंच की हमारे भी मिली है, अगर हाई कोर्ट बेंच को स्थायी रूप से बेंच मिले तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि आदिवासी जोधपुर जाता अब तो होगा और उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना, मगर हाँ फिर भी कुछ नहीं तो कुछ से तो अच्छा है। तो इसका अपन ये चीज़ें जरूर अपन करने के विचार में हैं। और बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें इतनी करने लायक और भी हैं। हमारी पिछोला है, हमारा फतेह सागर है, इसको नया रूप देना, क्या रोडों का नेटवर्क जोड़ना, ये सब चीज़ मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से हम कर पाएँ। आयड नदी के बारे में आप लास्ट बात कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट में आयड नदी वास्तव में खूबसूरत वेनिस बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेनिस लोग कहते हैं कि वेनिस कब बनेगा, वेनिस कब बनेगा, प्रक्रिया है, समस्या आती है, होगा, कोई छोटा हो रहा, खराब हो रहा, मगर निश्चित रूप से अभी अगर आयड नदी को और ढंग से दोनों तरफ गार्डन लगा दिए जाएं, रोड लगा दी जाएं, तो शाम को लोग घूमें फिरे, तो मैं सोचता हूँ पर्यटक बहुत बढ़ा सके। जब गुजरात में हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, तो उदयपुर में क्यों नहीं हो सकता है। और जी,
समय की सीमा है, अंतिम सवाल की ओर आते हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी हमने हमारी तरफ से बनाई है, और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें बैठेगा, मेवाड़ के जो भी लोग होंगे चुनाव लड़ेंगे, और जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता उसको हम ये कुर्सी गिफ्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आप जीत का दावा बड़े वोटों से करते हैं? निश्चित रूप से व्यक्ति जीतता नहीं है, उसकी पार्टी उसको जिताती है, उसके कार्यकर्ता उसको जिताते हैं। और ये जो जीतने के बाद में जो भी नेता, अगर कोई ये कहता है मैं जीता, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हर पार्टी में उसका कार्यकर्ता, उसके नेता लोग जो पर्दे के पीछे भी रह के, धरातल पे रह के, नेता सो गया मगर कार्यकर्ता रात को झंडा लगा रहा है, कार्यकर्ता भूखा प्यासा वोट मांगने के लिए लाके वोट डलवा रहा है, घर घर संपर्क कर रहा है, ये असली जीत तो उनकी होती है। मैं तो सोचूंगा अगर हम अच्छे और खासे वोटों से जीतते हैं तो ये कुर्सी कार्यकर्ताओं को भेंट की जानी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन कार्यकर्ताओं को भेंट करेगी, ये तुम्हारी मेहनत के कारण ये कुर्सी आज मेरे पास आई है। अगर बात करें आपकी, तो जैसे टॉप 10 में, वैसे ओबीसी में देखा जाए तो सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है, लेकिन अगर जातिगत आधार पे नहीं जाएं और जनप्रतिनिधियों के उस पर जाएं तो टॉप 10 भी अगर छांटे भारतीय जनता पार्टी में तो आप अव्वल हैं उसमें। लेकिन अगर आप नहीं तो कौन? मैं सोचता हूँ कि मैंने पहले भी आपको इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग टिकट मांग रहे हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, मगर उसके बाद भी पार्टी अगर जिसको टिकट देगी, जिसको कमल का फूल पकड़ा देगी, उसके लिए हम काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे और उस जिता के कांग्रेस के इस मंसूबे को ख़त्म है। कितना भी बड़ा लीडर लाओ, उदयपुर सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे मनोहर चौधरी को टिकट मिले या अन्य किसी को भी मिले, हम उतनी मेहनत करेंगे। जबकि मैं तो और कहूँगा कि हो सकता है मैं अपने लिए नहीं कर सकूँ उतना ज़्यादा, कोई और लड़ेगा उसके लिए कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपन करते हैं। इसलिए ये नहीं, हमारे पार्टी में आज कितने भी उम्मीदवार हो, सबके मन में एक है जो लास्ट में कमल का फूल लेके आ जाएगा, हम सब लोग मिल के उसको जिताएंगे। तो ये थे मनोहर चौधरी, नेतागिरी का पहला कार्यक्रम हमने इनके साथ किया। आने वाले समय में हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों से आपको मिलाएंगे, तमाम उन दावेदारों से आपको मिलाएंगे जो मेवाड़ और वागड़ की सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और चुनाव लड़ेंगे। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और भी अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में आके कीजिए, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कीजिए, ताकि आपके सवाल भी हम लगातार जनप्रतिनिधियों से पूछ सकें। नमस्कार। नमस्कार।